नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड। आज हम अध्ययन करने वाले हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा आर्थिकी। आर्थिकी इसके पहले हम लोग राष्ट्रीयकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण का अध्ययन कर चुके हैं। राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास देखे हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीयकरण के अंतर्गत हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा आर्थिकी। आर्थिकी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा होगा जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी। जातीय डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी, तो 2 चरणों में होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी का फुल फॉर्म होता है एनबीएफसी, तो क्या हो जाएगा, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। कब बनी है, तो जून 2025 में बनी है। फ्लिपकार्ट पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी हो गई है। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। और इस नीति के अनुसार क्या है, रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है, तो वो आपका हो जाएगा 0.50। आधार अंकों की कमी की गई है और नई आधार अंक कितना हो जाएगा, तो 5.5। नेक्स्ट हम देखेंगे संशोधित अस्थाई जमा सुविधा यानी कि एसडीएफ जो है, वो दर, एसडीएफ की दर क्या है, ये किसके अनुसार है, तो नवीनतम मौद्रिक नीति जो घोषित की गई है उसमें रेपो रेट क्या है, तो 5.5 हो गया है। और एसडीएफ क्या हो जाएगा, तो 5.25 जो है वो एसडीएफ की दर रखी गई है। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान क्या लगाया गया है, तो 6.5%। इसके द्वारा, तो आरबीआई द्वारा कितना जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, तो 6.5% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कितनी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है। अभी तक आपने देखा, किसको देखा था, तो आरबीआई को देखा था। आरबीआई भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की थी, तो ध्यान रखेंगे 6.5%। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की, तो 6.5। दोनों क्या है, तो बराबर हो जाएंगे। आरबीआई भी कितना था, तो 6.5 और क्रिसिल भी 6.5% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की कुल एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था, वो आपका हो जाएगा 81.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये क्या है, टोटल एफडीआई है। कब, 2024-25 के दौरान भारत को टोटल एफडीआई कितना प्राप्त हुआ, एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्राप्त हुआ, तो 81.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, तो 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास। और सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, जिसकी अगर हम बात करें तो भारत में 39% एफडीआई, जो टोटल एफडीआई है उसका 39% अकेले कौन सा राज्य प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला हम देखेंगे एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान है, तो महाराष्ट्र के बाद 2 राज्य की अगर हम बात करें तो कर्नाटक 13% योगदान देता है और दिल्ली जो है वो 12%। अर्थात एफडीआई के रूप में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आपका दिल्ली आ जाए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया, आपका हो जाएगा अल्जीरिया। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 में
भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या है? कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है? तो 354.46 मिलियन टन। कितना? तो 354.64 मिलियन टन ये भारत का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। कब के लिए? तो 2025 और 26 के लिए। वित्त वर्ष बात करें 2024-25 की अगर बात करें तो इसका क्या लक्ष्य था? तो 341.55 मिलियन टन जो था ये 2024-25 में था। अगली साल के लिए अर्थात 2025-26 के लिए कितना किया गया है? इस 41 को बढ़ा के 341 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 354 कर दिया गया। अगला हम देखेंगे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की मासिक बुलेटिन मई 2025 में जारी की गई है और इस बुलेटिन के अनुसार बात करें तो किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। किसके द्वारा? तो सांख्यिकी एवं कार्यबल कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो मई 2025 में 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो वो आपका हो जाएगा 54.8%। कितना था? तो 54.8% था। और इसके अनुसार अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितना? तो ये हो जाएगा 56.9%। ये किसकी बात कर रहा है? जो 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो श्रम में कितना अपनी भागीदारी रखते हैं, कितनी भागीदारी अपनी रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो 54%। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ग्रामीण में अगर पूछे तो 56%, यानी कि 2% ज्यादा हो जाता है। गांव के लोग थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो ये हो जाएगा आपका 51.7%। ये कितना? तो 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में बात हो रही है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना? तो 51.7%। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितना? तो 5.6%। और ये कब का डाटा है? तो मई 2025 की। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर आपने देखा, राष्ट्रीय बेरोजगारी 5.6% और ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से कम है, यानी कि 5.1% के आसपास है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीआई द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीआई ने क्या किया है? तो एसबीआई पे क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। और कितने का जुर्माना लगाया है? तो 1,72,80,000 करोड़ का। कितना? तो 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई द्वारा। किस पे? तो एसबीआई पे। और क्यों लगाया गया? क्योंकि एसबीआई क्या कर रहा था? आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था, इसकी वजह से लगाया। किस पे लगा? तो एसबीआई पे लगा। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है एचडीआर, इसमें भारत का स्थान कौन सा हो गया है? तो 130वां स्थान हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। कब का डाटा है? तो 2025, मई 2025 का डाटा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक की 18वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई है? एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई? तो मिलान, यानी कि इटली में हुई थी। इटली की पीएम कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही चर्चा में रही। नेक्स्ट हम देखेंगे 58वीं एशियाई विकास बैठक की थीम क्या थी? एशियाई विकास बैंक की बैठक की जो थीम क्या थी, कहां हुई? तो मिलान, इटली में हुई है इसकी बैठक। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 में किसके द्वारा जारी की गई है?
तो किसके द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। इसका नाम क्या है? तो इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के नाम से जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो अत्यधिक गरीबी के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? तो ये आपका हो जाएगा 16.2% लोग जो विश्व के टोटल है वो क्या है? तो 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या हो गई। अगला हम देखेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले? किसके द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व बैंक द्वारा। और कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले? तो 171 मिलियन लोग बाहर निकले हैं। और इसी को क्या कहते हैं? तो 17.1 करोड़ लोग की कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसके द्वारा जारी की गई? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी की गई है। बात करें वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.2%। और ध्यान रखेंगे इसमें सभी लोग, IMF जो है वो भारतीय जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो 6.2%। RBI ने कितना लगाया है? पूछा जा सकता है आपसे दोनों क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा 6.5%। सभी लोग ध्यान रखेंगे, दोनों अंतर को भी ध्यान रखेंगे। IMF हो गया, जैसे विश्व बैंक हो गया, और RBI हो गया, तीनों डाटा विशेष रूप से जरूर ध्यान रखेंगे। IMF कितना? तो 6.2%। RBI कितनी हो जाएगी? तो 6.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभी आपने देखा RBI कितना लगाई थी? तो 6.5%। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा कितना लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर? तो वो भी आपका 6.5%। उसके बाद आपने देखा किसका? तो देखा आपने IMF का, और IMF ने कितना लगाया था? बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। IMF लगाया था 6.2%, RBI 6.5%, अंकटाड 6.5% और IMF जो हो जाएगा आपका 6.2% हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 2025 में, अप्रैल 2025 में, तो टोटल 10 वर्ष। और कब शुरू हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो ये पूरा शुरू हुआ था 2015-16 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा ऋण वितरित कहां किया गया? तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में किया गया है, सेकंड उत्तर प्रदेश में किया गया है। आरओ एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सेकंड उत्तर प्रदेश में और थर्ड नंबर पे कर्नाटक। होता क्या है, आरओ एग्जाम में इकोनॉमिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? तो अभी आपने देखा सर्वप्रथम कौन था, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और राज्यों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम कौन था? तमिलनाडु था, उसके बाद उत्तर प्रदेश था। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश अगर बात करें, और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किसमें? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में बात हो रही है। अगला हम देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना थी वो कहां पे लागू नहीं था अभी तक? तो दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली में किसकी सरकार नहीं थी? बीजेपी की सरकार नहीं थी। और योजना किसके द्वारा लाई गई थी? तो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। बीजेपी गवर्नमेंट की दिल्ली में सरकार हाल ही में बनी, और उसके अनुसार दिल्ली में भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को, या इसी का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया गया। तो 35वां राज्य बना है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली कौन से क्रम का बना है? 35वां। और नवीनतम कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो भारत 10वें स्थान पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान हो जाएगा।
अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो आपका 36 हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश की अगर बात करें तो ये भारत हो जाएगा। और हम देखेंगे भारत लगभग कितने % दुग्ध उत्पादन करता है दुनिया का, इसको डाटा देख के बताते हैं। भारत के अनुसार वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो अजय सेठ हो जाएंगे। अजय सेठ क्या चुने हैं, तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में इन्हें चुना गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिनकांत पांडे को। और सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल की ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना, तो 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे, भारत का पहला रेलवे कौन सा बना है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे। अगला हम देखेंगे किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है, तो किसके किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय एयरटेल और कौन सी, तो रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। किसके साथ की गई है, तो भारतीय कंपनी अगर बात करें तो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से समझौता किया गया है। किस किस कंपनी द्वारा, तो एयरटेल और रिलायंस जियो के द्वारा। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है, तो आपका हो जाएगा इंडिगो एयरलाइंस। किसका है कि है, तो ये भारत की है। इससे पहले स्थान पे कौन सी एयरलाइंस रही, तो इसके पहले कतर एयरवेज था और वर्तमान में कौन सा हो जाएगा, तो इंडिगो एयरवेज हो जाएगा, इंडिगो एयरवेज। हाल ही में क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी, तो यह भी आपका 6.5%। ध्यान रखेंगे कहीं भी पूछे आप जीडीपी वृद्धि दर भारत की, तो 6.5 टिक करना है। केवल आईएमएफ याद कीजिए, आईएमएफ का हो जाएगा आपका 6.2%। बाकी कहीं भी पूछे तो 6.5%, क्योंकि हर जगह का डाटा लगभग सेम है, 6.5%। अगला हम देखेंगे भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके जारी किया है। और बात करें जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट का निर्धारण का लक्ष्य क्या था, तो 150 बिलियन डॉलर इसकी लक्ष्य था। भारत में जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई है, तो 165.7 बिलियन डॉलर इसकी हो गई है 2024 में। और इसका लक्ष्य 2025 तक कितना था, तो 150 बिलियन डॉलर था, उससे अधिक हो गया है, 165 बिलियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पे था, तो जैव अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। और टोटल की अगर बात करें, भारत की टोटल जो जैव अर्थव्यवस्था है उसका अकेले 35.45 बिलियन डॉलर अकेले कौन रखता है, तो महाराष्ट्र। टोटल कितना था, 165 के आसपास है, और इसमें से 35 बिलियन डॉलर अकेले महाराष्ट्र के। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था, तो उत्तर प्रदेश का योगदान आपका हो जाएगा 7.7 बिलियन डॉलर। और स्थान की अगर बात करें तो 7वां हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग इसका डाटा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा नाफियोमाइसिन। कौन सा हो जाएगा, तो नाफियोमाइसिन, नाफिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, नाफिथ्रोमाइसिन। अगला हम देखेंगे S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी एंड बुक रैंकिंग 2025 में, बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है, तो आपका हो जाएगा यस बैंक।
वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई है, और ये कहां की? तो यूनाइटेड किंगडम की। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का चौथा स्थान है। अगला हम देखेंगे, इसमें से 3 स्थानों पर कौन से? पहले 3 स्थानों पे संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है, इसको सिर्फ आप याद रखेंगे। उसके बाद भारत चौथे स्थान पे है, उस डाटा को याद रखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2025 कहां आयोजित हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2025 कहां आयोजित हुई है? तो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? ध्यान रखेंगे, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश आपका चीन था, और दूसरा देश आपका भारत हो गया। भारत जो है वो सेकंड कंट्री हो गया किस मामले में? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने के मामले में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति का एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग वर्ष 2024 रिपोर्ट जिसके द्वारा तैयार की गई है, तो किसके द्वारा? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार की गई है। और इस सूचकांक में अगर बात करें, तो इस रिपोर्ट में अगर बात करें, तो प्रथम स्थान पे कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटका हो जाएगा। सेकंड स्थान पे आपका केरला हो जाएगा। इस सूचकांक में बात करें उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है? तो उत्तर प्रदेश का 5वां रैंक है, और स्कोर कितना है? तो 16.07 जो है वो उत्तर प्रदेश का स्कोर है। रैंक कौन सा हो जाएगा? 5वां। पहला रैंक कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटका। किसके द्वारा जारी की गई? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा। और किसका नाम, इस रिपोर्ट का क्या नाम है? तो एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट 2024। अगला हम देखेंगे, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? एक मिशन प्रारंभ किया गया है, और इसको कितना बजट प्रदान किया गया है? तो 34,300 करोड़ के आसपास इसको बजट प्रदान की गई है। अगला हम देखेंगे, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। कौन सा रिपोर्ट? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। और इस सूचकांक में अगर बात करें, तो उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो उड़ीसा है। और सबसे खराब प्रदर्शन यानी कि अंतिम स्थान पे कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग द्वारा जारी की गई कौन? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। पहले स्थान पे उड़ीसा, अंतिम स्थान पे आपका पंजाब हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अचीवर श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? तो अचीवर श्रेणी में सबसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 2 आपके लिए काफी है। उड़ीसा आप यह ध्यान रखेंगे, इसमें से आपका काम चल जाएगा। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? तो आपका फ्रंट रनर श्रेणी में आपकी बात की जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और सेकंड जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसमें आप महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दोनों ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में महाराष्ट्र हो जाएगा और सेकंड में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसमें? तो फ्रंट रनर की श्रेणी में। अगला हम देखेंगे, मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 शीर्ष कंपनियों में एप्पल को क्या है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किसको? तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। अगला हम देखेंगे, टाटा समूह की रैंकिंग में शीर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? टाटा समूह को अगर बात करें, एप्पल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और टाटा समूह को कौन सा स्थान? तो 16 यानी कि 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारतीय ब्रांड के रूप में अगर बात करें, तो भारत में कौन सा? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है टाटा समूह। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका 25वां हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? तो 25वां स्थान प्राप्त हो जाएगा। किसमें? तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। अगला हम बात करें, तो भारत का पहला बायो बिटेमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहां उद्घाटित हुआ है? तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सभी लोग आप ध्यान रखेंगे। कौन हो जाएगा? तो भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा? तो नागपुर मानसर बाईपास महाराष्ट्र में जो है उसका हो जाएगा। और किस पे है? तो NH-44 पे हो जाएगा।
बायोबिटुमिन बनाने के लिए किस फसल के अवशेष का प्रयोग किया गया? तो लिग्निन का प्रयोग किया गया है। किसका? तो लिग्निन का प्रयोग किया गया है। और कहां बना? तो NH44 पे पहला। और बात करें ये कहां है? तो महाराष्ट्र में हो जाए। अगला हम देखेंगे, भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड किसने जारी किया है? तो भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड किसके द्वारा जारी की गई? तो इंडिया इनविट द्वारा जारी की गई। ब्लूमबर्ग बिलियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो एलन मस्क जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में ब्लूमबर्ग बिलियर्स इंडेक्स के अनुसार अगर बात करें तो $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वाल्टन परिवार जो है वो यूएसए में है। वाल्टन परिवार ये विश्व का सबसे अमीर परिवार है। बात करें कि अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई कॉमर्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो पहला उत्तर प्रदेश किसी स्थान में पहला अगर प्राप्त किया पहला स्थान, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हम देखें, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसके द्वारा जारी की गई है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी की गई है। भारत में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? 239.30 मिलियन टन। भारत में अगर बात करें दुग्ध उत्पादन की तो भारत विश्व में प्रथम स्थान है। ध्यान रखेंगे कौन सा स्थान पे आता है? भारत विश्व में प्रथम स्थान आता है। कितना दुग्ध उत्पादन करता है? तो 239.30 मिलियन टन। दुग्ध उत्पादन में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे आता है। विश्व में भारत आता है और भारत में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। लगभग 16% के आसपास दुग्ध उत्पादन, पूरे भारत का 16% के आसपास दुग्ध उत्पादन अकेला उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, आपको अभी बताया मैंने। और कितना? तो 16.21%। वर्ष 2024 की हुरन इंडिया परोपकारी में के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर शिव नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी। भारत के सबसे बड़े परोपकारी हो जाता है, ध्यान रखेंगे, परोपकारी होता है ये। परोपकारी सूची के अनुसार सबसे बड़े दानदाता भारत के कौन है? तो शिव नादर हो। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय ने किन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पहला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कृषि योजना। इन दो योजनाओं को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किन योजनाओं को मंजूरी दी गई? तो पहला आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरा आपका हो जाएगा कृषि उन्नति योजना। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ध्यान रखेंगे, तो केंद्रीय कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। और ये कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में। अगला हम देखेंगे, भारत सरकार ने युवाओं को पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसकी बात करें तो किस योजना का? तो पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा? तो 1 करोड़। 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। और ये योजना कब शुरू हुई है? तो 2024-25 के बजट के अनुसार शुरू की गई थी। और इसकी बात करें क्या नाम है? तो पीएम इंटर्नशिप योजना इस योजना का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहां किया गया है? तो अमरावती में किया गया है।
और ये अमरावती कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे अमरावती में किया गया है। बात करें पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो है ये पीएम मित्र का फुल फॉर्म है। बात करेंगे अगर अभी तक केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे चुकी है, तो टोटल 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 7वां यानी कि लेटेस्ट कौन है, तो अमरावती यानी कि महाराष्ट्र में स्थित अमरावती में पीएम मित्र पार्क 7वां पीएम मित्र पार्क बना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है, तो 3-4 सितंबर 2024 में किया गया और कहां पे, तो मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में अगर बात करें तो ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतने वाला कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को गोल्ड अवार्ड मिला था, तो मित्र लैब परियोजना को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को गोल्डन अवार्ड मिला, तो मित्र लैब परियोजना को। कहां पे, तो मुंबई में। और किस में, तो 27वें राष्ट्रीय ई कॉमर्स सम्मेलन। मित्र लैब पहल की कहां शुरू की गई थी, तो मित्र लैब पहल की शुरुआत जो हुई थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी। इतना आपके लिए पर्याप्त है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है, तो मनीला जो है वो फिलीपींस में है और इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किसमें, तो नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। इसके द्वारा प्रकाशित किया गया तो नाइट फ्रैंक द्वारा, और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा हो जाएगा, तो मनीला फिलीपींस हो जाएगा। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में अगर बात करें तो द्वितीय स्थान पे आपका मुंबई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पहला स्थान पे मनीला, द्वितीय स्थान पे मुंबई हो जाएगा। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, भारत द्वारा की गई है इसकी मेजबानी। और कब हुआ है, तो अगस्त 2024 में हुआ था। तो आरओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है और किसकी मेजबानी में, तो भारत की मेजबानी में हुआ है। कौन सा राज्य किसान के सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य हो गया है, तो हरियाणा। बहुत ही चर्चा में रहा ये। तो हरियाणा क्या हुआ है, किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ये भी आपका हो जाएगा यूपी। देश के 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य क्या हो जाएगा, तो यूपी हो जाएगा। और किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी हो जाना है। एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हरियाणा। एमएसपी बहुत ही चर्चा में रहा तो इसको आप ध्यान रखेंगे। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत पत्तन अर्थात बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की स्थापना की गई है, तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। और ये कहां है, तो ये मुंबई में, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को प्रदान किया है, तो किस विधेयक को प्रदान की गई है, तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इसका लक्ष्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना इसका लक्ष्य। इस कानून को लागू करने वाला बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा, तो उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बनेगा। गुजरात जो था वो पहला स्थान था। गुजरात सबसे पहले स्थान पे था, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा वो चौथे स्थान पे हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है, तो 25-26 जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हो जाएगी, तो किंगदाओ चीन में हो जाएगी। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, तो नीस यानी कि फ्रांस में आयोजित हुआ।
मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहां हुआ? तो मोरमुगाओ पोर्ट यानी कि गोवा में हुआ। कौन सा मिशन? नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, इसका समापन कहां हुआ? तो मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में हुआ है। अगला हम देखेंगे मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2024 में आरंभ हुआ है और हाल ही में कहां पे समाप्त हुआ है? तो जून 2025 में समाप्त हुआ और कहां पे? तो मोरमुगाओ पोर्ट जो गोवा में है वहां पे। इस मिशन में बात करें तो नौका का इस्तेमाल किया जाता है और किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो आईएनएस तरनी का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 25T बोलाई पुल टन सबल, 25 टन बोलाई पुल टन सबल का शुभारंभ कहां हुआ है? तो यह आपका कोलकाता हो जाएगा। दो भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो डग हैमरशॉल्ट पदक के रूप में इन्हें प्रदान किया गया है। किसको? तो 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक प्रदान किया गया? तो डग हैमरशॉल्ट पदक के नाम सम्मानित किया गया। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा है, ठीक है। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षण बल यानी कि UNDOF में तैनात थे ये। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? तो ये कांगो में। किस देश ने गोल्डन बोग मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोल्डन बोग मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किस देश द्वारा किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो आपका हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन पोलर भवन का उद्घाटन किया? कौन कौन से भवन? तो सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। और कहां पे किया गया है? तो गोवा में। गोवा में भी कहां? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सभी लोग। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? हाल ही में DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? संपूर्ण राष्ट्रीय करंट को कवर कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय करंट को पूरा वो कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम देख रहे हैं आर्थिकी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइंस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण साइंस और टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख रहे हैं। अगला हमारा हो जाएगा भारत में विकसित अगली पीढ़ी की 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान। भारत में विकसित अगली पीढ़ी की 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक हंसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ई हंसा या इलेक्ट्रिक हंसा। इसकी क्या विशेषता है? तो ये भारत में विकसित अगली पीढ़ी की 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा विकसित की जा रही है। और यह भारत में विकसित पहला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है जो 2 सीटों वाला नई पीढ़ी का विमान है। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में है। और इसके द्वारा क्या विकसित किया गया? तो भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की एक किस्म विकसित की गई है। और ये किसके द्वारा? तो शेर-ए-कश्मीर कृषि विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहां आयोजित की गई है? तो वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सम्मेलन की अगर थीम की बात करें तो जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्यवाही की ओर आगे बढ़ना। ये किसका थीम है? तो ये थीम जो है वो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 की थीम है। और ये विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहां हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया भारत ने। कहां पे? तो
वाशिंगटन डीसी में भारत में गया था, भारत गया था। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाल ही में इसरो द्वारा एक मिशन किया गया था PSLV C16-1, PSLV C61, और ये मिशन क्या हुआ है तो असफल हो गया है। इस मिशन के तहत अगर बात करें तो उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था, और कौन से उपग्रह को, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09 उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था, किंतु ये असफल हो गया है। अगला हम देखेंगे जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी दो किस्में जारी की गई है भारत द्वारा, तो DRR धान 100, कमला और पूसा DST चावल 1, ये चावल विकसित किए गए हैं। अगला हम देखेंगे, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है, तो सभी लोग जानते हैं, ये आप लोग देखे होंगे, चर्चा में भी थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई थी। कहां पे, तो लखनऊ में। सभी लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ में की गई थी। किसकी, तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया था। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ, और PL-15 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आपका चीन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा ये मिसाइल छोड़ी गई थी PL-15 मिसाइल, और इसका मलबा भारत में प्राप्त हुआ। और किस देश द्वारा ये PL-15 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो पाकिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। अगला हम देखेंगे, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया है, तो सोंगा ड्रोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोंगा ड्रोन का इस्तेमाल किया था। और सोंगा ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा की जाती है, तो आशीष गार्ड कंपनी द्वारा की जाती है, और ये कहां की, तो तुर्की की कंपनी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस महात्मा गांधी ड्रोन का उपयोग किया था, तो हारोप ड्रोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा किस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, तो हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। और पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था भारत द्वारा, तो सोंगा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। हारोप ड्रोन की अगर बात करें, हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है, तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा की जाती है, तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। अगला हम देखेंगे, कौन सा पोस्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। हाल ही में कौन सा पोस्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो अरनाला हो जाएगा। इसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है, इन्हें क्या चुना गया है, तो एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख चुना गया। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ है, तो बीजिंग यानी कि चीन में। कौन सा, तो दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में हुआ, तो बीजिंग अर्थात चीन में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब, अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है। तो भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन से राज्य में हुआ, तो महुआ डार अभ्यारण्य, भेड़िया अभ्यारण्य, और ये कहां है, तो झारखंड में है। यह अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो झारखंड में, और ये भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य बना है। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिमलीपाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये कहां था, तो उड़ीसा में था। उड़ीसा में था। इसको हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किसका, तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कौन से अभ्यारण्य को, तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये वर्तमान में क्या हो गया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में अगर बात करें तो कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 9.4 अर्थात लगभग 10% की वृद्धि हुई है। किसमें, तो ये आपका हो जाएगा वैश्विक सैन्य खर्च में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था, तो 2718 बिलियन डॉलर था। और किस देश ने सैन्य खर्च में 2024 में सबसे अधिक खर्च किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अकेले कितना खर्च किया है, तो 997 बिलियन डॉलर अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो आपका कौन सा इसरो द्वारा मिशन किया गया है? तो स्पाडेक्स मिशन की गई। स्पाडेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रह कौन कौन से थे? तो पहला आपका हो जाएगा SDX-01 और दूसरा हो जाएगा SDX-02 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कितने रुपए के 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी गई है? तो 26 राफेल लड़ाकू विमान जो है वो खरीद रहा भारत। किससे खरीद रहा है? तो फ्रांस से। और कितने की डील हुई है? तो 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। किससे? तो फ्रांस से खरीद रहा है। 1540 का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखेंगे तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसका फुल फॉर्म है। केवल फुल फॉर्म इसको ध्यान रखेंगे। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है? तो मार्च 2025 में जारी की गई है। और किसके द्वारा जारी की गई है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की गई है। और इसका एनएसओ की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? तो आपका हो जाएगा 903158 जो है ये आपका हो जाएगा। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता कितनी रही? तो आपका हो जाएगा 21,0655 मेगावाट। अगला और लास्ट हमारा हो जाएगा, इसमें से सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी रहेगी? तो पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक 55% रही है। सिर्फ 4 राज्य जहां नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका राजस्थान हो जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा में प्रथम स्थान पे कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सेकंड स्थान पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो INS वर्षा जो है ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहां स्थापित किया जाएगा? तो IIMS नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका था, आपने अभी तक देखा आर्थिकी और उसके बाद साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको आपने अध्ययन किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।